हेलो एवरीवन, सी लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में समाजशास्त्र में विचारकों को शामिल किया है और इसमें मैंने ग्रेजुएशन के इग्नू नोट से थिंकर्स के पोर्शन को शुरू किया है। ये उसका पार्ट 1 है जिसमें मैंने दुर्खीम को लिया है। दुर्खीम के विषय में विस्तृत चर्चा की जाएगी इसमें। और चूँकि इग्नू के नोट्स जो हैं बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं सभी एग्ज़ाम्स में, जैसे कि नेट JRF, BPSC मेंस, UPSC मेंस, UPPSC मेंस एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD एंट्रेंस और स्लेट के एग्ज़ाम, सभी में दुर्खीम और मतलब थिंकर्स का जो पोर्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थिंकर से काफ़ी कुछ चीज़ें क्वेश्चन जो होते हैं बनते हैं, मेजर पार्ट होता है। और थिंकर्स अगर क्लियर हो जाता है तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट आगे थ्योरीज पढ़ते हैं तो उसमें आपको आपकी एक समझ जब थिंकर्स के बारे में डेवलप हो जाती है। और ये जो NTA का सिलेबस है मैंने उसको आधार बनाया है और NTA के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो काफ़ी कुछ एग्ज़ाम जो होते हैं वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि NTA ने बहुत ही इस समय जो सिलेबस दिया है बहुत ही अप्लाइड सिलेबस दिया है और बहुत ही उसमें सोच समझ के, जैसे सोशियोलॉजी का नेचर है, जैसे विषय का नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट मैटर हमको पढ़ना पड़े। और चूँकि अप्लाइड सब्जेक्ट है तो इस वजह से इसमें थिंकर्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो से रिलेटेड डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये आपके लिए निश्चित ही बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मल्टी डायमेंशन से इसमें चर्चा की जाए ताकि कोई भी एग्ज़ाम आपका हर एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिले। क्योंकि अगर थिंकर्स की थ्योरीज क्लियर हैं, उनके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो या फिर मेंस में आपकी रिटन प्रैक्टिस हो। जब आप किसी चीज़ को पूरी तरह से जानकारी उसके बारे में आपको हो जाती है तो आपको लिखने में फिर पेन रुकती नहीं है, आप एक फ्लुएंसी में लिखते हो बिना कन्फ्यूज़न के। उसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको एलिमिनेशन मेथड से आप जल्दी ही एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच जाते हो, जिसमें निश्चितता होती है कि सही आंसर आपने टिक किया है। और थिंकर्स में सभी 1 बाय 1 करके चलेंगे। ये पार्ट 1 है और इसमें इमाइल दुर्खीम को शुरू कर रही हूँ मैं वीडियो को। ये मेरा इंट्रोडक्शन पेज है, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। दुर्खीम को शुरू करने से पहले सबसे बहुत महत्वपूर्ण, किसी भी विषय को आप जब पढ़ते हो तो उससे पहले उसका जो चार्ट होता है कि हमें किन किन डायमेंशंस को उस टॉपिक में खोजना है, तो उससे पहले अगर आप वो चीज़ अपने दिमाग में बना लेते हो कि हमें ये पढ़ने के लिए ऐसे करना है, तो उससे क्या होता है कि आपका माइंड बॉडी गैप जो होता है वो नहीं होता है। क्योंकि ये थ्योरीज होती हैं, ये कोई मैथ्स के क्वेश्चंस या रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इसमें एज डी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही बारीक बारीक से अंतर से डेफिनेशंस में गलतियाँ हो जाती हैं, स्टेटमेंट्स में गलतियाँ हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट्स में गलतियाँ हो जाती हैं। और चूँकि इनका आधार जो क्वेश्चंस का आधार होता है इन्हीं सब आयामों से, इन्हीं सब डायमेंशन से होकर बनता है, तो इस वजह से ये जो सारे डायमेंशंस को मैंने इसमें बनाया है आपको, ताकि आप पढ़ने से पहले इन ग्राफ्स को दिमाग में रख लें कि अगर दुर्खीम हम पढ़ रहे हैं तो दुर्खीम में सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट है, दुर्खीम का जीवन परिचय। यानी कोई भी विचारक जो उसका नज़रिया बनता है तो उसका जो सामाजिक पृष्ठभूमि होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसके जीवन में घटित जो घटनाएं होती हैं उसका उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। उसके शिक्षा की शुरुआत होती है, शिक्षा किस जगह से उसने ली है, फिर वहाँ का क्या माहौल रहा है उस समय का। और दुर्खीम उस समय के विचारक हैं जो बहुत बड़े सामाजिक परिवर्तन का दौर था, औद्योगिकरण हो रहा था उस समय यूरोप में, और यूरोप में ही समाजशास्त्र का विकास भी हो रहा था नए सब विषय के रूप में। क्योंकि समाजशास्त्र को इंडिपेंडेंटली इंट्रोड्यूस करने का श्रेय तो सबसे पहले कॉम्ट को जाता है, वो जनक माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं कि उन्होंने देखा कि समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में होना चाहिए। फिर भी लेकिन उस समय प्राकृतिक विज्ञानों का काफ़ी ज़्यादा महत्व था
और उसकी जो विषय वस्तु और मेथड्स होते थे उसी को लोग उसी पर चलने की कोशिश करते थे। जैसे कॉम्ट और स्पेंसर को कहा जाता है, वो प्राकृतिक विज्ञानों की मेथोडोलॉजी पे चलने की उन्होंने कोशिश की है, कुछ अलग नहीं किया है उन्होंने समाजशास्त्र के लिए। तो वो प्रारंभिक समाजशास्त्री कहे जाते हैं। उन्होंने चूँकि इंट्रोड्यूस किया था समाजशास्त्र को, उन्होंने इनिशियल स्टेज पे काम किया था। बट दुर्खीम जो है आज भी बहुत प्रासंगिक है। इनकी थ्योरी, जिनके मेथड्स इन्होंने शुरुआती दौर में जो समाजशास्त्र को दिया है, और इनके जो कार्य हैं, थीसिस हैं, इनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, तो वो इनके सब कुछ समाजशास्त्र में जो इन्होंने योगदान दिया वो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। कॉन्सेप्ट क्या दिया, थ्योरी क्या दी, जैसे सामाजिक तत्व, श्रम विभाजन की थ्योरी, कहाँ से इंस्पायर्ड हुए श्रम विभाजन की थ्योरी देने के लिए, और क्या क्या इनके योगदान रहे। साथ ही इनके स्टेटमेंट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड। फिर आज के डेट में इनकी प्रासंगिकता क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि इनकी अगर कोई थ्योरी है, कोई सामाजिक पृष्ठभूमि आज में है, और उसमें अगर दुर्खीम के लिए पूछा जाए कहाँ से कैसे ये अप्लाई होता है, तो ये थ्योरी कैसे अप्लाई होगी। या जैसे श्रम विभाजन की थ्योरी है, जो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी एंड मैकेनिकल सॉलिडरिटी है, वो कैसे अप्लाई होगी। सामाजिक तथ्य हैं, सोशल फैक्ट्स हैं, वो कैसे अप्लाई होंगे, अगर हैं तो आज कैसे प्रासंगिक हैं। आप उसके बारे में उदाहरणों के साथ आप एक अपना आंसर लिख सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। फिर इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, तो थिंकर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप देख लेंगे, कैसे दिमाग में रखेंगे। फिर उसके बाद से नोट्स को, कोई भी आप नोट्स पढ़िए तो उसको उसके, या बुक रीडिंग करिए, बुक पढ़िए, तो इस मैप को आप दिमाग में रखिए। ये बहुत बड़ी कंडीशन होती है किसी भी थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले। और कॉन्सेप्ट और थ्योरी में डिफरेंस जो होता है, तो कॉन्सेप्ट की जो डेफिनेशन होती है उसको डेफिनेशन रूप में ही याद रखिएगा, क्योंकि डेफिनेशन भी पूछ लेता है कि ये किस चीज़ के बारे में है। किसी वस्तु, घटना अथवा प्रक्रिया के वैज्ञानिक प्रेक्षण एवं बोध के आधार पर निर्मित सामान्य विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिन विशिष्ट शब्द संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वैज्ञानिक शब्दावली में अवधारणा कहते हैं। और अवधारणाएं जो होती हैं निश्चित मतलब नहीं होती हैं, स्थिर नहीं होती हैं, क्योंकि ये समय काल के हिसाब से भी परिवर्तन होती रहती हैं। और अर्थ में इनके निरंतर संशोधन एवं परिष्करण, निरंतर जो चेंजेस आते रहते हैं समय के साथ साथ। और जो थ्योरी होती है, सिद्धांत जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि किसी वस्तु, घटना के परिकल्पनात्मक स्वरूप को ये इंगित करता है। यह घटनाओं के घटने के कारणों की व्याख्या करता है। मतलब ये हुआ कि यदि कोई घटना घटित हुई है और हमें उसके क्यों का जो कारण है वो मिल जा रहा है, उत्तर मिल रहा है क्यों का, तो उसको हम सिद्धांत कहते हैं। और अगर हम शोध की भाषा में इसकी बात करें सिद्धांत की, तो सिद्धांत अंतर संबंधित अवधारणाओं, परिभाषाओं और प्रास्थापनाओं का एक समूह है जो किसी घटना से संबंधित विभिन्न चरों यानी वेरिएबल्स के बीच पाए जाने वाले जो संबंध होते हैं उनको स्पष्ट करता है। ये कॉन्सेप्ट और थ्योरी की बेसिक डिफरेंस है। अब दुर्खीम पर चलते हैं। दुर्खीम का जीवन परिचय, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं जिस एस्पेक्ट्स में, मैं इसमें से वही महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रखूँगी ताकि जल्दी से ये कवर हो जाए। दुर्खीम का जन्म जो हुआ था 15 अप्रैल 1858 को हुआ था। फ्रांस में हुआ था इनका जन्म, फ्रांस के एक छोटे से कस्बे में जिसका नाम एपिनल में हुआ था। और पहले ये फ्रांस में था, परंतु फ्रांस और जर्मनी का युद्ध हुआ तो ये क्षेत्र फिर जर्मनी में चला गया। और दुर्खीम का जो स्कूलिंग दुर्खीम की हुई थी, बहुत अच्छे स्कूल में हुई थी, उसका नाम था इकोल नॉर्मल। ये 1879 में वहाँ गए थे। इकोल नॉर्मल सुपीरियर उसका नाम था। और ये संस्था बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था थी और उसमें मात्र 40 विद्यार्थियों को ही लिया जाता था, प्रवेश दिया जाता था। तो काफ़ी इनको जो शुरुआत में दर्शन इनका मिला, मार्गदर्शन मिला आगे इनको पढ़ने का, तो वो यहीं से इनकी जो शैक्षणिक वातावरण की शुरुआत हुई ये इसी विद्यालय से हुई थी। और फिर इन्होंने आगे की जो अपनी एजुकेशन ली वो पेरिस चले गए, फिर वहाँ पे उन्होंने अपनी कंप्लीट की। और साथ ही एक और बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो बात है कि ये अध्यापक के रूप में 1882 टू 1887 तक ये अध्यापक रहे थे दर्शन के।
और फिर आगे इन्होंने अपना कार्य शुरू किया, शोध कार्य शुरू किया था। फ्रांस में शोध कार्य को बहुत सम्मानित किया जाता था। इसमें फ्रांस में क्या था कि डॉक्टरेट करने वाले अभ्यर्थियों को 2 थीसिस लिखनी होती थी, एक लघु जिसका स्वरूप लघु होता था और एक दीर्घ होता था। तो दुर्कheim ने फ्रांस के राजनीति वैज्ञानिक मॉन्टेस्क्यू पर छोटी थीसिस लिखी थी और उनकी जो भाषा थी वो लातीनी थी। और मॉन्टेस्क्यू कौन थे? वो पहले जो थे राज्यों के विभिन्न प्रकारों की अन्य तथ्यों से व्याख्या करने की कोशिश कर चुका था। मॉन्टेस्क्यू राज्यों के मतलब चूँकि राजनीतिक ये विश्लेषक थे, राजनीति के थे, वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने राज्यों की विभिन्न प्रकारों पर इन्होंने व्याख्या की थी और राजनीतिक चिंतक थे। फिर जिसने तुलनात्मक विधि तथा वैज्ञानिक के साथ राजनीतिक संस्थाओं को समझने के ज्ञान का सूत्रपात किया था। तो यहीं से दुर्कheim भी प्रेरित हुए थे और समाजशास्त्र को एक अलग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और उसके समाज शास्त्रीय विषय वस्तु को देने और उसको समाजशास्त्र को विषय के रूप में डेवलप करने की ओर यहाँ से उनको प्रेरणा मिली थी मॉन्टेस्क्यू से ही। फिर आगे इन्होंने जो थीसिस लिखी थी, एक दूसरी थीसिस लिखी थी इन्होंने। ये पहली थीसिस थी जो कि मॉन्टेस्क्यू से इम्प्रेस होकर लिखी थी और लातीनी भाषा में। राजनीतिक वैज्ञानिक मॉन्टेस्क्यू नाम था इनकी थीसिस का। और नेक्स्ट जो दूसरी थीसिस इन्होंने लिखी थी, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। अब द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी की जो थीसिस इन्होंने लिखी, इसके पीछे की एक कहानी ये थी कि यह थीसिस इन्होंने ये काफ़ी प्रभावित थे अर्थशास्त्री जो द वेल्थ ऑफ नेशन के काफ़ी फेमस अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, जिनको जनक माना जाता है इकॉनमी का एक तरह से, कि इंग्लैंड में एडम स्मिथ ने इन्होंने बुक लिखी थी 1776 में लिखी थी। और इन्होंने इसी बुक में इकॉनमी को ध्यान में रखते हुए सिद्धांत दिया था, श्रम विभाजन का सिद्धांत। और समाजशास्त्र में लाने का योगदान किसने किया? दुर्कheim द्वारा किया गया। और जो इसमें था द वेल्थ ऑफ नेशन में श्रम विभाजन का सिद्धांत था, उसका जो सिद्धांत का आधार था उसमें उत्पादन, कुशलता एवं धन बढ़ाने में योगदान की व्याख्या हुई थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए रिलेट करके। उत्पादन, कुशलता एवं धन बढ़ाने में योगदान के लिए व्याख्या की गई थी। इसी क्रांतिकारी विचार से दुर्कheim काफ़ी प्रभावित थे। इन्होंने फिर डिवीज़न ऑफ लेबर के प्रकार, कारण तथा व्याधिकीय रूपों, पैथोलॉजिकल फॉर्म्स को अर्थशास्त्र के अतिरिक्त समाजशास्त्र में उपयोग किया। यह थीसिस 1893 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? ये भी आजकल क्वेश्चन आते रहे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ये याद रखिएगा। 1893 में इनकी ये थीसिस प्रकाशित हुई थी, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। और फ्रांस में थीसिस कार्य उच्च कृति समझी जाती थी चूँकि, तथा थीसिस स्वीकार होने के पश्चात स्कॉलर स्वतंत्र रूप से एक स्वयं लेखक बन जाते थे। और दुर्कheim ने उक्त अध्ययन की पद्धतियों की व्याख्या एक अन्य रचना में की जो वर्ष 1895 में प्रकाशित हुई। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, और इसका हिंदी रूपांतरण समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम। इन्होंने समाजशास्त्र के लिए ये योगदान दिया। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि शुरू में जो था समाजशास्त्र के पास खुद के लिए मेथड नहीं था, उसके पास समझने के लिए विषय के रूप में जब कोई चीज़ को हम डेवलप करते हैं तो उसके पास खुद की विषय वस्तु होनी चाहिए, पद्धतियाँ होनी चाहिए। तो उसमें बहुत बड़ा योगदान दुर्कheim का माना जाता है। इसी दिशा में इन्होंने जो कार्य किए हैं, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, और इसमें इन्होंने नियम दिया कि जो सामाजिक तथ्य होते हैं उसमें सामाजिक तथ्य के आधार पर इन्होंने नियम प्रतिपादित किया कि समाज में कुछ सामाजिक तथ्य होते हैं, यानी पहले से जो प्रचलित रीतियाँ, रिवाज, मानदंड, मूल्य, कानून, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये एक सामाजिक तथ्य का स्वरूप है। यानी ये पहले से विद्यमान होती हैं। हमारा जब जन्म होता है तो हम पहले से ही ये चीज़ें विद्यमान होती हैं जो कि हमारे पर आरोपित होती हैं। तो उसी के नियम को इन्होंने बताया, कैसे बाध्यता होती है, बाह्यता होती है, सामान्यता होती है। इन आधारों पे इन्होंने इसकी विस्तृत व्याख्या की। ये इनका बहुत बड़ा योगदान है समाजशास्त्र के लिए। फिर इनका एक और बहुत महत्वपूर्ण जो बुक है सुसाइड, इनकी ये कृति आई 1897 में। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 1897 में सुसाइड आया।
सुसाइड, इसमें आत्महत्या के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को उन्होंने विस्तृत व्याख्या की है कि किन किन आयामों से आत्महत्या के कौन कौन से मानक होते हैं, क्यों आत्महत्याएं होती हैं समाज में। और आत्महत्या को भी इन्होंने सामाजिक तथ्य के अंतर्गत ही माना है कि हर समाज में जो वहाँ के मूल्य मानदंड प्रथाएं होती हैं उसके अनुसार ही व्यक्ति का जो स्वरूप होता है, उसके सोचने समझने का जो ढंग होता है वो विकसित होता है। उसी के आधार पर उसकी क्षमताएं निर्धारित होती हैं और वो व्यक्ति कितना वो झेल सकता है। मान लीजिए किसी की सामाजिक पृष्ठभूमि जो है बहुत ही एक सम्मान, एक आदर्श, एक मानक वाली है और उससे कोई गलती ऐसी हो जाए जो कि उस समाज में स्वीकृति ना देती हो, तो ऐसे में क्या होगा कि उसको एक प्रताड़ना की, एक उसकी अवहेलना की हमेशा डर रहेगा और वो व्यक्ति क्या करेगा, एक ही मार्ग चुनेगा, आत्महत्या। तो ऐसी जो उदाहरण होते हैं, ऐसी चीज़ें जो होती हैं, फिर उन्होंने इसके बारे में विस्तृत व्याख्या की है। इसी में उन्होंने आत्महत्या के प्रकार भी बताए हैं, आत्महत्या के कितने प्रकार होते हैं, अहमवादी होती है और क्या कहते हैं, और आगे आत्महत्याओं के बारे में और विस्तृत आगे चर्चा करेंगे। ये जीवन परिचय से जुड़े जो उनके कार्य हैं और किन कार्यों का क्या क्या डायमेंशन है, इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो आगे आत्महत्या, श्रम विभाजन, हर चीज़ को 1 बाय 1 लेके चलेंगे। अभी शुरुआत के दौर में जो दुर्खीम का योगदान है उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसे कि पहले अहमवादी आत्महत्या और आकस्मिक परिवर्तन जब होता है तब किस तरह की आत्महत्या होती है, इन सब चीज़ों का है। और उसके बाद दुर्खीम ने एक पत्रिका निकाली थी, एनी सोशियोलॉजिक, ये एक शोध पत्रिका थी और इसका प्रतिपादन दुर्खीम ने किया था 1898 तक संपादन शुरू किया था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 तक चली थी और ये फ्रेंच भाषा में प्रकाशित होती थी। साथ ही धर्म के स्वरूप की व्याख्या में भी दुर्खीम का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने माना है कि जो धर्म की उत्पत्ति है, धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है और इनकी एक बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें इसका सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है और आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें भी अगर इस बुक को लिख के और इनकी बातों को रखते हैं तो इससे इम्प्रेशन एग्जामिनर पर बहुत अच्छा पड़ता है। तो इस बुक का नाम याद रखिएगा, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ, जिसमें जो धर्म की उत्पत्ति का इन्होंने सिद्धांत दिया है। इन्होंने इनका अध्ययन है ऑस्ट्रेलिया के अरुणता जनजाति पर है और उसमें उन्होंने माना है कि धर्म के जो मूल तत्व होते हैं उनके टोटम समूहों में पाए जाते हैं और टोटम का नाम प्रायः एक कोई जानवर हो सकता है, वनस्पति हो सकती है, पक्षी हो सकता है, उनका और वो सामूहिक रूप से मान्य होता है। सामान्य परिस्थितियों में इसको नष्ट नहीं करते हैं और समान टोटम की पूजा करने वाले लोग जो होते हैं एक समूह की रचना करते हैं तथा इसी समूह के अंदर उनका वैवाहिक संबंध भी स्थापित होता है। और यह जो टोटम होता है किसको दर्शाता है, एक समूह को दर्शाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटम किसको दर्शाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। टोटम एक समूह को दर्शाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और धर्म को इस प्रकार से समझने की जो प्रक्रिया दुर्खीम ने चलाई उसको सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की प्रतिस्थापना के लिए प्रोत्साहित किया था। और धर्म और विज्ञान के इस वाद विवाद में उसने इस जो बुक बताया मैंने, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ को उपशीर्षक उन्होंने इसमें दिया था, द स्टडी इन रिलीजियस सोशियोलॉजी। ये इम्पॉर्टेंट है, उपशीर्षक आई स्टडी इन रिलीजियस सोशियोलॉजी। दुर्खीम के कार्य और जो भी जीवन परिचय था मैंने इसमें शामिल किया है। अब इन्होंने जो विज्ञान के रूप में कैसे समाजशास्त्र का विकास किया और अध्ययन पद्धति, अब वो टॉपिक है। इसमें समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में जो दिया हुआ है ये ग्रेजुएशन लेवल का वो है, इग्नू का नोट्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर एग्ज़ाम के एस्पेक्ट में इसको कवर करना। और यहाँ से आपको बहुत बेसिक जानकारी मिल जाती है जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो एक फ्रेमिंग हो जाती है दिमाग में आपके कि कैसे किस चीज़ को लेके सीक्वेंस में चलना है, तो वो एक नोट्स बन जाता है आपका अच्छे से। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा।
जैसे कि मान लीजिए इसमें जो फ्रेमिंग है मैं वही पहले बताती हूँ, फिर उसके बाद से क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्या पढ़ना चाहिए इसमें, कैसे पढ़ना चाहिए, वो व्यू आपके लिए मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगी। तो समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में दुर्खीम द्वारा कैसे विकसित किया गया है, तो उसके लिए पहले क्या क्या चीज़ें हैं। समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के रूप में, तो उसमें क्या किन किन डायमेंशन से पढ़ना है। एक तो पहले सामाजिक तथ्य क्या होते हैं, फिर उसके सामाजिक तथ्यों के प्रकार, सामाजिक तथ्यों की प्रमुख विशेषताएं और बाह्यता एवं बाध्यता, इन आधारों पे इसकी चर्चा की जाएगी। और फिर समाजशास्त्रीय पद्धति क्या क्या है, सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम, सामान्य एवं व्याधिकीय पैथोलॉजिकल में विभेद के नियम, सामाजिक प्रारूप के वर्गीकरण के नियम और सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम। सबसे पहले समाज के विज्ञान की स्थापना के सामान्य प्रतिबंध क्या है, तो उससे पहले उद्देश्य और प्रस्तावना भी अगर आप देख लेते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हम जो मनुष्य हैं हमेशा क्या रहता है, एक समाज में रहते हैं, और समाज में सदस्य जो रहते हैं उनकी अलग अलग प्रकृति, अलग अलग सोच, अलग अलग विचारधाराएँ होती हैं। और चूँकि दुर्खीम एक प्रकारवादी हैं, यानी वो समाज की तुलना यानी हमारे शरीर के फंक्शन से करते हैं। जैसे हमारे शरीर में हर एक अंग अलग अलग उसका काम है, लेकिन एक जगह जुड़ा हुआ है, उस सब का मिलके समग्र यानी एक समग्र बनाता है, जिसका समाज में एक अपने शरीर को चलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है शरीर रचना विज्ञान के आधार पर। तो उसी तरह समाज में हर एक चीज़ का, हर एक संस्था का, संगठन का, विचार का, मानदंड का, मूल्य का, कानून का, हर चीज़ को मिला के एक समाज बना है, और समाज में इन सब का अपना अपना योगदान होता है, ये बात है। और इसी में उन्होंने कहा है कि अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने में दुर्खीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि हमारे शरीर व हमारे निकट की अन्य वस्तुओं के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान का जो विकास हुआ, ज्ञान को प्राप्त करने की जो नवीन पद्धतियां साथ साथ दोनों विकसित हुई, इसी को हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं, जिसमें कार्य कारण संबंध स्थापित हो सके। और इसी दिशा में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसमें किन किन आधारों पर देखते हैं कि विज्ञान की विशेषताओं का पता कैसे इन्होंने लगाया, सामाजिक तथ्यों की परिभाषा के आधार सुनिश्चित किए, और यह बताया कि समाजशास्त्र अन्य विषयों से भिन्न कैसे है। क्योंकि समाजशास्त्र उस समय जो स्टार्टिंग का समय था, उस समय समाजशास्त्र को एज ए विषय के रूप में डेवलप करने के लिए बहुत सारी एफर्ट की ज़रूरत थी, और उसको प्राकृतिक विज्ञानों के जो प्रभाव से अलग करके देखने की ज़रूरत थी, क्योंकि यह मानव का विज्ञान है, अंतःक्रिया का विज्ञान है, आपसी संबंधों का विज्ञान है, जो कि बिल्कुल प्राकृतिक विज्ञानों के आधार पर आप 100% प्रूफ नहीं कर सकते हैं सिद्धांतों, थ्योरीज को। हाँ, सामान्यीकरण करके आप देख जरूर सकते हैं। तो इसी सब को देखते हुए इन्होंने इन सब आधारों को लिया, और उसके आधार पर ही सिद्धांतों का विकास किया और थ्योरीज दी। जैसे सामाजिक तथ्यों का वर्गीकरण, सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों को सूचीबद्ध किया, तथ्यों की व्याख्या के नियमों को सुनिश्चित किया, ये सारे कार्य दुर्खीम द्वारा किए गए हैं। प्रस्तावना यानी आगे की चीज़ों में क्या क्या चीज़ें हैं इस इकाई में, इग्नू के इस नोट्स में, क्योंकि इग्नू का नोट्स कवर कर रही हूँ तो साथ साथ ये भी बताना ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं और कितनी इम्पॉर्टेंट कही गई हैं। तो इसमें सबसे अधिक एक स्वतंत्र शैक्षिक विषय के रूप में समाजशास्त्र को मान्यता दिलाने के प्रयासों के लिए दुर्खीम को जाना जाता है। दुर्खीम ने समाज के विज्ञान के विचार के लिए ऐसी मान्यता स्थापित की जिससे आधुनिक समाज की नैतिक व बौद्धिक समस्याओं के अध्ययन में योगदान किया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नैतिक व बौद्धिक समस्याओं के अध्ययन में योगदान किया जा सके। दुर्खीम की समाजशास्त्र की अवधारणा का विवेचन करते समय 3 महत्वपूर्ण पक्षों पर, कौन कौन से 3 क्या है, एक तो सबसे पहले कि सामाजिक विज्ञान की स्थापना के जो क्या प्रबंध हो सकते हैं, क्या प्रतिबंध हो सकते हैं उसके लिए, फिर समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के रूप में कैसे विकसित हो सकता है, और सामाजिक जो पद्धति है समाजशास्त्र को विषय वस्तु को समझने या आगे के विकास के लिए कौन सी पद्धतियों को हम यूज करें अवलोकन के लिए, और क्या क्या हो सकता है उसके दिशा में जो कार्य किए हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा इस नोट्स में की गई है। समाज के विज्ञान की स्थापना के सामान्य प्रतिबंध क्या है, तो समाजशास्त्र एक अलग विषय के रूप में इन्हीं के जीवन काल में, दुर्खीम जी के जीवन काल में ही उभरा, और समाजशास्त्र के ये प्रोफेसर रहे थे। इनको यही पहले फ्रांस में विद्यालय कि इसमें फ्रांस में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के पद का सृजन ही इसीलिए किया गया था ताकि दुर्खीम उसमें
अपने समाजशास्त्रीय जो सिद्धांत हैं और थ्योरीज़ हैं वो दे सकें और समाजशास्त्र का अलग से विषय के रूप में विकास कर सकें। उन्होंने ये भी विद्यालय बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्दो विश्वविद्यालय, फ्रांस सरकार ने बोर्दो विश्वविद्यालय में दुर्खीम के लिए प्रोफेसर का पद बनाया था। फिर उसे सोरबॉन पेरिस में समाजशास्त्र के प्रोफेसर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और दुर्खीम के सामने प्रत्यक्ष रूप से समाजशास्त्र की प्रकृति व इसके क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करने का कार्य था। और चूँकि सामाजिक विज्ञानों को प्राकृतिक विज्ञानों से अलग करने का भी एक इनके लिए बहुत बड़ा कार्य था कि कैसे प्राकृतिक विज्ञानों की तर्ज से अलग करके सामाजिक विज्ञानों को विकसित किया जाए। साथ ही इन्होंने ये भी अंतर बताया कि दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान से कैसे समाजशास्त्र अलग है। क्योंकि दर्शन शास्त्र क्या है, दर्शन शास्त्र एक मनोवैज्ञानिक ही अवधारणा है। दर्शन शास्त्र आपकी एक व्यक्तिगत सोच होती है और उसी दर्शन के आधार पर आप किसी विषय को जन्म देते हैं। और दर्शन शास्त्र ही कई विषयों का जन्मदाता भी है, क्योंकि व्यक्ति जिस सोच का होगा, जिस विचारधारा का होगा और जिसकी उसकी पृष्ठभूमि से जो उसका एक दर्शन क्रिएट होगा वो उसका व्यक्तिगत होता है। और समाजशास्त्र जो है वो व्यक्ति का विषय नहीं है, वो समाज में पूरे संपूर्णता का विषय है। मतलब समाज में हर सदस्य जो है अपना जो योगदान देता है उससे मिल के समाज बनता है। और मनोविज्ञान क्या है, वो एकदम आंतरिक भावना पे आधारित है मनोविज्ञान। और दर्शन शास्त्र कैसे उत्पत्ति का, देखिए प्राकृतिक विज्ञान की उत्पत्ति का कारण दर्शन शास्त्र और सामाजिक, क्यों, जो व्यक्ति जिस सोच का, जिस दर्शन, जिस पृष्ठभूमि का होगा उसी आधार पे उसका विकास करेगा। अब गैलीलियो का जो दर्शन था उसके आधार पे उन्होंने अपना योगदान दिया। न्यूटन का जो दर्शन था, न्यूटन ने अपना सिद्धांत दिया, प्राकृतिक विज्ञानों में योगदान दिया। उसी तरह समाज विज्ञानों का जो राजनीति शास्त्र के लोग थे, इकोनॉमी के, अर्थशास्त्र के लोग थे, दर्शन शास्त्र के या मनोवैज्ञानिक लोग थे, तो जो मानव विषय को ज़्यादा फोकस करते थे, उनसे संबंधित विषयों को ज़्यादा उसमें रुचि थी, तो उनके जो मनोभावना और उनकी सोच, पृष्ठभूमि, सामाजिक दर्शन उनका जो था उस वो इधर की धारा बही, सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र, इन सब का विकास हुआ। तो इसमें उन्होंने दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान से भी कैसे डिफरेंस किया समाजशास्त्र को, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान है दुर्खीम का। दुर्खीम ने 1892 में प्रकाशित उनकी पुस्तक थी मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो, एक ये भी बुक इम्पॉर्टेंट है, कभी भी पूछी जा सकती है। ये भी बुक दुर्खीम की है, मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो, 1892 में प्रकाशित हुई थी। इनमें सामाजिक विज्ञान की स्थापना के सामान्य प्रतिबंधों को इन्होंने स्थापित किया था और समाजशास्त्र पर जो कि लागू होते हैं। और इनके कई आयाम है, डायमेंशंस है। इसको पहला है, इसमें पहला पॉइंट है कि विज्ञान का मानवीय ज्ञान व विचारों के साथ साथ विस्तार नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए भौतिकी, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी क्या है, हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं कैसे काम करते हैं वो बायो में जाएगा। फिर जो भी रासायनिक चीज़ें हैं, जो मेटल है, तत्व हैं, वो उनकी क्रियाविधि कैसे मानव समाज पे काम कर सकती है, हमारे विचारधारा, हमारे योगदान, हमारे द्वारा प्रतिपादित कोई नए मूल मानदंड, परंपराएं, ये सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं, समाजशास्त्र के अंतर्गत आती हैं, ना कि प्राकृतिक विज्ञान का विषय है। और इसी को उन्होंने आधार बनाया। और मस्तिष्क में आने वाले जो प्रत्येक प्रश्न होते हैं व्यक्ति के, वो सत्यापन विज्ञान द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। और किसी दार्शनिक अथवा कलाकार का कुछ इस प्रकार का उद्देश्य होता हो, परंतु यह निश्चित रूप से विज्ञान के दायरे में नहीं आता है। विज्ञान का एक विशेष क्षेत्र है अथवा उसकी अपनी एक विषय वस्तु होती है, इसकी परिधि में संपूर्ण ज्ञान नहीं आता है। बात सही है। केमिस्ट्री में हम और विषयों को नहीं ला सकते हैं, पॉलिटिकल इशूज़ को हम नहीं उसमें शामिल कर सकते हैं, उसके जो डायमेंशंस होते हैं वो अलग अलग थ्योरीज होती हैं, सिद्धांत होते हैं। उसी तरह इन्होंने इस बात को डिफरेंस किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया कि वैज्ञानिक खोज या छानबीन के लिए एक निश्चित क्षेत्र होना आवश्यक है। कैसे? क्योंकि वैज्ञानिक खोज और छानबीन जब हम करते हैं तो एक किसी दिशा में करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम अगर विज्ञान में करते हैं तो उसकी एक थ्योरी, एक सिद्धांत होता है। मान लीजिए हमको H2SO4 का सिद्धांत निकालना है कि कैसे इसके मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं और कैसे ये अपना किन किन आधार, तो उसमें हम रंग देखेंगे, गंध देखेंगे
और उसके और फिर कौन कौन से चेंजेज आए एक दूसरे से मिलने से, अणुओं के क्या उनकी बॉन्डिंग हुई, ये देखेंगे। और वहीं पे अगर हम समाज शास्त्र की बात करें, सामाजिक विषयों की बात करें, संबंधों की बात करें समाज विज्ञान में, तो उसके अस्तित्व के लिए हमें और निश्चित विषय वस्तु की आवश्यकता होगी। तो उसी दिशा में इन्होंने कहा कि एक वैज्ञानिक खोज या छानबीन के लिए एक निश्चित क्षेत्र होना आवश्यक है। साथ ही यह भी बताया कि यद्यपि नियम, परंपरा, धर्म आदि वास्तविकताओं के बारे में दार्शनिक जानते हैं, लेकिन जब वे वास्तविकताओं को मानव इच्छा की अभिव्यक्तियों के रूप में देखते हैं तो इनकी यथार्थता समाप्त हो जाती है, यानी वास्तविकता के ग्राउंड से वो परे हो जाते हैं। कि सही में व्यवहारिकता में क्या होना चाहिए वो देखते तो हैं दर्शन शास्त्री, परंतु उसके पूरी जो संभावनाएं होती हैं उसको नहीं छोड़ पाते हैं, उसको उस तक नहीं पहुंच पाते हैं कि समाज शास्त्र के लिए वास्तविकता में क्या होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है दर्शन शास्त्र समाज शास्त्र से अलग है। इस प्रकार तथ्यों के बाह्य स्वरूपों का परीक्षण करने की अपेक्षा दर्शन शास्त्र और धर्म के तहत किए गए अध्ययन आंतरिक इच्छाओं तक ही केंद्रित रह जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे डिफरेंस किया इन्होंने, दर्शन शास्त्र धर्म के तहत किए गए अध्ययन आंतरिक इच्छा। धर्म क्या है, हमारा आस्था का विषय, हम किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, ये हमारे आंतरिक विषय है। दर्शन उसी के आधार पर डेवलप हुआ, कैसी हमारी पृष्ठभूमि अपब्रिंगिंग रही है उसके आधार पर हमारा एक पर्सनल दर्शन बनेगा। तो इन सबको अलग किया उन्होंने। परंतु वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने के तथ्यों को उसी रूप में, यानी कोई भी वैज्ञानिक, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे तो हम किसी समाज में, मान लीजिए भारतीय समाज की अपनी एक संस्कृति, अपनी एक सभ्यता, परंपरा, रीति रिवाज है, तो हम इसी का चश्मा लगाएंगे, यहीं के सिद्धांतों को देखेंगे ना कि क्यों परंपरा पीछे से ऐसे ऐसे चली है, उसके रूप को हम देखेंगे। उनका ये कहने का मतलब था कि जो समाज जैसा है वहाँ की जो चीज़ें हैं, मूल्य मानदंड, वो चीज़ वैज्ञानिक जब दृष्टिकोण होगा हम तभी उस चीज़ को समझ पाएंगे, दूसरे चीज़ को हम दूसरी जगह लागू नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें इन्होंने बताया कि विज्ञान व्यक्तियों का वर्णन नहीं करता है, वह विषय वस्तु के प्रकारों अथवा वर्गों का वर्णन करता है। यदि मानव समाजों का वर्गीकरण किया जाए तो यह व्यवहार के सामान्य नियमों तक पहुँचने तथा व्यवहार की नियमितता की खोज करने में हमारी सहायता कर सकता है। यह इस तरह से इन्होंने डिफरेंस किया है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया कि सामाजिक विज्ञान विभिन्न मानव समाजों का वर्गीकरण करता है या प्रत्येक प्रकार के समाज में सामाजिक जीवन की स्थिति का वर्णन करता है। और इसका सीधा सा कारण यह है कि इस प्रकार सामाजिक विज्ञान में उसी सामाजिक प्रकार का ही वर्णन होता है जो कुछ भी उस प्रकार विशेष से जुड़ा है तथा सभी के लिए समान रूप से लागू होता है, तथा जो कुछ भी सभी पर समान रूप से लागू होता है वह समाज के लिए स्वास्थ्यकर है। ये बात उन्होंने कही कि जो सभी पर लागू होता है, जो नियम, अगर समाज में कोई नियम बनता है, इस बात का मतलब ये, मान लीजिए आप जिस भी समाज से आते हैं वहाँ का एक नियम होता है कि कैसे आपको रहना है, कैसे खाना है, किस नातेदारी में उठना बैठना है, कैसे समूह में विवाह स्थापित करना है। ये क्या है, पहले से चले आ रहे नियम हैं। ये एक समाज का प्रकार है कि जैसा जहाँ का समाज होगा वहाँ उसके वो नियम लागू होते हैं और वो सभी पे लागू होते हैं, समान रूप से लागू होते हैं। अगर समान रूप से लागू हो रहे हैं तो मतलब वो प्रकारवादी सोच, यानी सभी के लिए, समाज के लिए स्वास्थ्यकर हैं, यानी उपयोगी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने कहा कि विज्ञान का प्रयास समान रूप से लागू होने वाले सिद्धांतों या नियमों को प्राप्त करना है। यदि समाजों में नियमितता नहीं पाई जाती तो किसी भी प्रकार के सामाजिक विज्ञान की संभावना नहीं रहती। दुर्खिम ने पुनः इस ओर संकेत किया कि यदि यह सिद्धांत कि सृष्टि की सभी घटनाएं परस्पर गहनता से संबद्ध है, प्रकृति के दूसरे क्षेत्रों के लिए सत्य सिद्ध हो चुका है, तो यह मानव समाजों के लिए भी सत्य है, जो प्रकृति का एक ही भाग है। इस विचार को आगे बढ़ाने में कि प्राकृतिक तथा सामाजिक जगत में एक निरंतरता है, दुर्खिम का चिंतन कॉम्ट के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित रहा है। मतलब इनका कहने का यहाँ पे ये है कि जैसे विज्ञान में एक सिद्धांत होता है, नियम होते हैं, हर चीज़ को प्रतिस्थापित करने का और प्रूफ करने के लिए एक नियम होता है कि हाँ, ये अगर गति का नियम है तो वो गति का नियम हर जगह यूनिवर्सली लागू होगा, वो नियम ही काम करेगा। वायु चलती है तो उसके पीछे वेग और जो भी नियम होते हैं वो लागू होंगे। उसी तरह दुर्खिम ने यह भी कहा, इसीलिए कहा कि जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं समाज में, परस्पर गहनता से वो संबद्ध हैं, उनकी प्रकृति दूसरे क्षेत्रों के लिए सत्य सिद्ध हो चुकी है।
यानी अगर हम देखें एक बात और कि परिवार नामक संस्था तो पूरे हर जगह आपको लागू मिलेगी ना, तो वो क्या है, ये भी तो एक तरह से नियम ही है ना एक, कि हाँ समाज में परिवार होगा। और कोई भी नियम, कहीं के भी जो नियम होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, वो हर समाज में होते हैं, हर जगह होते हैं। विवाह के कुछ नियम होते हैं, संगठन स्थापित करने के कुछ नियम होते हैं, वहाँ की रीति, कुछ त्यौहार होते हैं जो परंपरागत रूप से बहुत सालों से चले आ रहे हैं, उनके कुछ नियम होते हैं, उसमें निरंतरता होती है। तो वो उसने उन्होंने बात की कि निरंतरता जो होती है समाज में, प्राकृतिक तथा सामाजिक जगत में, ये दोनों में ज़रूरी होती है। इसीलिए कहा गया इसी आयाम से कि कॉम्ट के विचार से दुर्खीम यहाँ पे प्रभावित है। नेक्स्ट पॉइंट है, यद्यपि प्राकृतिक व सामाजिक जगत के बीच एक निरंतरता है, परंतु सामाजिक जगत उतना ही विशिष्ट व स्वतंत्र विषय वस्तु का क्षेत्र है जितना कि भौतिक व जीव विज्ञान का क्षेत्र। ये बात इसलिए भी कही गई क्योंकि समाज में मानव और मानव संबंध, उनकी अंतःक्रियाएं, उनके जो वो जीवन में जिस आधार पे चलते हैं, जिस समाज में वो जन्म लेते हैं, वहाँ के जो नियम कानून होते हैं, उसके आधार पे उनका जीवन चलता है। और उसी के आधार पर हम कोई थ्योरी या सिद्धांत को अगर बनाते हैं तो उसको प्रूफ करते हैं कि कैसे वो निरंतरता की ओर है, क्यों है, और वो नियम बना, कानून बना तो ऐसा समाज है कि उसके पीछे जड़ें क्या हैं, इसलिए ऐसा नियम बना। तो वही बात उन्होंने कही कि हर विषय वस्तु उसका क्षेत्र है, मतलब विशिष्ट व स्वतंत्र विषय वस्तु का क्षेत्र है सामाजिक जगत, जितना भौतिक या व जीव विज्ञान। यानी जीव विज्ञान का विषय क्या है, जीव विज्ञान का विषय है हमारा ऑर्गन्स, हमारे अंदर की क्रिया, या फिर हम कैसे उसके वो करते हैं, हमारे फंक्शंस क्या हैं जीव विज्ञान। और भौतिकी क्या है, भौतिकी में जो भी चीज़ें, टेम्परेचर है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, उसके नियम क्या हैं, थर्मोडायनेमिक्स का क्या है, सब ये सारी चीज़ें भौतिकी के अंतर्गत आ गई। वेग का नियम क्या है, तो उसका भी तो एक विषय वस्तु है ना, कि हाँ उस विषय वस्तु के आधार पे ही हम फिजिक्स को डिवाइड करेंगे कि हाँ फिजिक्स में क्या क्या आएगा, केमिस्ट्री में क्या क्या आएगा, एंड बायोलॉजी में क्या क्या हम पढ़ेंगे, उसके एक विषय वस्तु है। उसी तरह इनका मानना है कि सामाजिक जगत भी, चूँकि प्राकृतिक, जैसे मतलब उनका ये मानना था कि जैसे प्राकृतिक जगत में अलग विषय वस्तु है, उसी तरह समाजशास्त्र का भी अलग विषय वस्तु निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, जिसमें हम अध्ययन करें, जिसमें हम पद्धति डेवलप करें, जिसमें हम खुद की बिल्कुल स्वतंत्र रूप से विषय के रूप में विकास कर सकें। दुर्खीम ने कुछ विद्वानों के इस मत का बहुत अधिक विरोध किया कि समाज की प्रत्येक घटना को मानवीय इच्छा की अभिव्यक्तियों तक सीमित कर देना चाहिए। उसने स्पष्ट किया कि मानव इच्छा व उसकी अभिव्यक्तियों की श्रेणियां मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती हैं, ना कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कथन के रूप में पूछा जा सकता है कि किसका मत है कि प्रत्येक घटना को मानवीय इच्छा की अभिव्यक्तियों तक सीमित कर देना चाहिए। उसने स्पष्ट किया कि मानव इच्छा और इसकी अभिव्यक्ति की श्रेणियाँ मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती हैं, ना कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में। मतलब इनका ये है कि समाजशास्त्र में क्या है कि हम व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को महत्व नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी पर्सनल कोई सोच है, अगर हम उसको अभिव्यक्त करते हैं और समाज द्वारा नहीं माना जा रहा है, तो हम तुच्छ प्राणी मात्र हैं, हमारी कोई बात नहीं मानी जा रही है, तो हमारी एक खुद की अभिव्यक्ति और सोच है, लेकिन उस समाज के जो नियम और मानदंड है उससे हम आगे नहीं हैं। यानी समाज ऊपर है, ना कि व्यक्ति। यहाँ पे ये बात, व्यक्ति की खुद की व्यक्तिगत विचारधारा, सोच, वो उसकी पर्सनल होती है, और जो समाज की होती है वही लागू होती है। और एक समाज की एकरूपताओं, प्रकारों तथा नियमों की विवेचना के लिए हमें एक पद्धति की आवश्यकता है। विज्ञान की जो पद्धतियाँ प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में लागू होती हैं, वह सामाजिक क्षेत्र के लिए वैध, मतलब जो नियम जो लागू होते हैं विज्ञान के, जो पद्धति प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में लागू होते हैं, वो सामाजिक क्षेत्र के लिए वैध हैं, ये भी कहा उन्होंने। साथ में उन्होंने ये भी कहा आगे, समाज विज्ञान का जो आधार दुर्खीम ने अपने प्रथम प्रकाशित कार्य में बताया था कि वह जीवन पर्यंत समाज विज्ञान व उनके द्वारा कथित समाजशास्त्र के लक्षणों को सुनिश्चित करने का मूल आधार बना रहा। और यह जांचने के लिए ही इसमें क्या है कि कैसे उनके जो कार्य थे उसको और कैसे हम डायनामिक रूप से समझ सकते हैं उसके बारे में। और साथ में ये दिया गया है इसमें इग्नू में कि सूची बतानी है कि प्राकृतिक विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में।
इसमें समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के रूप में कैसे विकसित हुआ, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, और सामाजिक तथ्य क्लियर होना भी जरूरी है। समाज शास्त्र की विषय वस्तु को निर्धारित करने में दो पहलू सम्मिलित हैं। एक तो अध्ययन के संपूर्ण क्षेत्र को परिभाषित करना तथा उस प्रकार की वस्तु को परिभाषित करना जिसका इस क्षेत्र में अध्ययन किया जाएगा। और 1895 में प्रकाशित उनकी बुक जो है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, इसी में उन्होंने सामाजिक तथ्य को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया था और सामाजिक तथ्यों को कार्य करने, सोचने तथा अनुभव करने के उन तरीकों के रूप में परिभाषित किया था। कैसे सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाह्य होते हैं और एक मतलब आरोपित होते हैं, यानी दबावकारी होते हैं, उस पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं चलता है। साथ ही सुई जेनरस होते हैं, क्योंकि व्यक्ति के जन्म से पहले ही जो नियम चल रहे होते हैं और वो अपने आप से उत्पन्न हुए होते हैं समाज में, और वो फिर उनमें निरंतरता होती है। समाज की यह जो विशिष्ट वास्तविकता व अन्य वास्तविकताओं से अलग, दुर्खीम का मानना था कि हर समाज की उसकी अपनी एक वास्तविकताएं होती हैं और उनका अध्ययन उन्हीं आधारों पर होना चाहिए, क्योंकि वो जो सामाजिक वास्तविकताएं हैं वो व्यक्तियों से अलग हैं और तथा वो उनसे ऊपर हैं, यानी वो व्यक्ति को इकाई मानते थे और समाज को ही सर्वोपरि मानते थे। अतः सामाजिक वास्तविकता को ही वो मानते थे कि विषय वस्तु भी सामाजिक वास्तविकता को ही होना चाहिए। और सामाजिक घटना की जो वैज्ञानिक समझ है वो सामाजिक संरचना में दिखाई देने वाली सामूहिक अथवा सहयोगात्मक विशेषताओं से उत्पन्न होनी चाहिए। इसी दिशा में उन्होंने विविध प्रकार की अवधारणाओं को विकसित किया तथा उनका जो उपयोग किया, जैसे सामूहिक प्रतिनिधित्व का जो कलेक्टिव उसका सिद्धांत दिया, तो सामूहिक प्रतिनिधित्व इनकी काफ़ी अग्रणी अवधारणाओं में शामिल है। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत ये आगे की इकाई में बहुत विस्तृत इसकी वो की गई है इसमें नोट्स में, तो अभी मैं सामाजिक तथ्य को ही डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर ज़्यादा उसको करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। पहले सामाजिक तथ्य, देन अगली इकाई में उसको जब उसकी सामाजिक तथ्य के बारे में जो कहा कि समाजशास्त्र की अपनी वैज्ञानिक दृष्टि को जिस मूलभूत सिद्धांत पर आधारित रखा हुआ सामाजिक तथ्यों की वस्तुपरक वास्तविकता है। सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने व अनुभव करने का वह तरीका है जो किसी भी समाज से में अलग लगभग सामान्य रूप से पाया जाता है। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों का वस्तुओं की भांति प्रयोग किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि सामाजिक तथ्यों का वस्तुओं को की भांति प्रयोग किसने किया है, दुर्खीम ने किया है, और ये स्टेटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। वह वास्तविक हैं तथा व्यक्ति की इच्छा या चाह से परे हैं। वे व्यक्तियों से बाहर हैं तथा उन पर दबाव डालने में समर्थ हैं। दूसरे शब्दों में उनकी प्रकृति क्या है? अगर प्रकृति पूछा जाए सामाजिक तथ्यों की तो एक दबावकारी, नियंत्रणकारी है। साथ ही सामाजिक तथ्यों का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जैसे कानून है, मान लीजिए समाज में, किसी भी समाज में एक अपना कानून होता है, वहाँ के एक अलग कानून चलते हैं, तो वो सभी व्यक्तियों पे समान रूप से लागू होंगे। उस समाज में सभी रहने वाले व्यक्तियों पे उनका अलग से एक व्यक्ति विशेष का अलग अस्तित्व नहीं होगा, उस कानून के अंदर होगा, और वो सबके लिए समान रूप से बाध्यकारी और नियंत्रणकारी रूप में होंगे। और सामाजिक तथ्यों की जो सही प्रकृति है, समाज में मौजूद सामूहिकता अथवा सहयोग की विशेषताओं में अंतर्निहित है। इसी दिशा में जैसे एग्जाम्पल दिया इन्होंने, कानूनी संहिताएं, प्रथाएं, नैतिक नियम, धार्मिक विश्वास, रीतियां, भाषा आदि सभी क्या हैं, सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में आते हैं और व्यक्ति से बाहर होते हैं। जन्म से पहले रहते हैं, जन्म के और अंतिम मृत्यु के बाद तक वो रहते हैं। व्यक्ति चला जाता है दुनिया से, लेकिन ये सारी चीज़ें पहले जो थी वही बनी रहती हैं। सामाजिक तथ्यों के प्रकार उन्होंने बताए हैं अलग अलग आधारों पे कि सामाजिक तथ्य कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि सामाजिक जीवन के आधार कैसे बनते हैं, सतत क्रम में ये होते हैं, निरंतरता होती है इनमें, और संरचनात्मक स्वरूप होता है सामाजिक घटनाओं का अपना एक। हर जो घटनाएं घटित होती हैं उसके पीछे एक पैटर्न पाया जाता है।
यानी जो समाज का जो निर्माण है, मूलभूत भागों की जो प्रकृति व संख्या, वे जिस क्रम में व्यवस्थित हैं तथा उनके संयोजन के परिमाण जो होंगे उसी से इसका निर्धारण होता है, इसके टाइप का। सामाजिक तथ्यों में जैसे कि भौगोलिक क्षेत्रों में जनसंख्या का जो वितरण होगा, आवासों की रचना और वहाँ की जो संचार व्यवस्था की प्रकृति होगी, ये सामाजिक तथ्यों के टाइप्स में आएगा। ये पहले टाइप्स में की बात है कि जिस जगह की जनसंख्या का वितरण जैसा होगा वहाँ का वैसा ही सामाजिक तत्वों का निर्धारण होगा, उस टाइप के सामाजिक तत्व होंगे। और आवासों की जैसी रचना होगी वैसा ही वहाँ का, और साथ ही संचार व्यवस्था को भी दुर्खिम ने शामिल किया है टाइप में, मतलब सामाजिक तत्वों के टाइप में। और एक दूसरी श्रेणी है जिसमें संस्थागत स्वरूप आते हैं कि लगभग सामान्य तथा विस्तृत रूप से व्याप्त रहते हैं ये, और संपूर्ण समाज की सामूहिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति पर और सबकी प्रवृत्ति उसके ही अकॉर्डिंग बनती है, और संपूर्ण वहाँ जो भी समाज होगा उस समाज की संपूर्ण हर जो भी सदस्य होगा उस सब की प्रवृत्ति एक जैसी होगी। जैसे मान लीजिए अगर हम उदाहरण ले लें कि मध्य एशियाई देशों का, तो वहाँ एक अलग प्रवृत्ति काम करती है, और यूरोपीय कॉन्टिनेंट का ले लें तो वहाँ अलग उनकी विचारधाराएं अलग होती हैं। भारत की ले लें तो भारत में एक अलग सामूहिक प्रवृत्ति काम करती है भारतीयों की। तो उसी तरह से एक अलग ये बात उन्होंने कही कि सामूहिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व संपूर्ण समाज करता है। इस श्रेणी में समाज में विद्यमान कानूनी तथा नैतिक नियम, यानी हर समाज के अपने नैतिक नियम होते हैं। जैसे मान लीजिए अमेरिका समाज है, अमेरिका में कुछ नियम अलग होते हैं। जैसे सड़क के हमारे तरफ है कि बाईं ओर, उनके यहाँ है दाईं ओर। ऐसे ही हर समाज में अपने अपने नियम होते हैं। फिर वहाँ के धार्मिक मत क्या हैं, वहाँ किस मतावलंबी के लोग ज़्यादा हैं, वह विश्वास उनकी कैसी है, प्रथाएँ कैसी हैं, किन तीज त्योहारों को मानते हैं, हमारे यहाँ अलग मानते हैं, उनके यहाँ अलग मानते हैं। उसी तरह से ये बात उन्होंने कही कि लगभग ये, और उस समाज में, उस दायरे में वो सभी समाज के, संपूर्ण समाज के सामूहिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक तीसरी श्रेणी बताई सामाजिक तथ्य की, जो संस्थागत नहीं हो पाए हैं। इस प्रकार के सामाजिक तथ्यों का एक स्पष्ट रूप नहीं बन पाया है, वे समाज के संस्थागत आदर्शों से परे स्थित हैं। साथ ही इस प्रकार के सामाजिक तथ्यों ने संस्थागत सामाजिक तथ्यों की तुलना में अभी तक पूर्णतः वस्तुपरक व स्वतंत्र अस्तित्व नहीं प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों पर उनकी बाध्यता तथा उन पर बाध्यता भी अभी पूर्ण नहीं है। सामाजिक तथ्यों को सामाजिक प्रवाह, सोशल करेंट्स कहा है उन्होंने। उदाहरण के लिए एक उदाहरण दिया है, विशिष्ट स्थितियों में उत्पन्न मतों का यत्र तत्र प्रभाव, मतलब अलग अलग जगहों पे जो अलग अलग मत होते हैं उनका जो प्रभाव होता है, उनका जो विचारधारा की उपज होती है, उपजी विचारधाराएं जो नई, जैसे मान लीजिए हर समाज में वहाँ की जो सामाजिक परिस्थितियाँ बनती जाती हैं उसके बाद एक नई विचारधारा का जनन होता है। हो सकता है उसमें बहुत सारे मत वाले हों, एक ही जैसी विचारधारा के मानने वाले, तो वो एक तरफ हो जाएँ। जैसे कि अभी हमारे समाज में अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना की वजह से जो एक भावना उत्पन्न हुई, एक नया परिवर्तन है, एक नई सोच, एक नई विचारधारा का जन्म हुआ है अभी, और ये पूरे विश्व में व्यापक परिवर्तन लेकर आ रहा है। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, और वैसे तो महामारी कोरोना कहीं से भी अच्छी नहीं, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन ये लेके आ रहा है समाज में। और अभी मॉब लिंचिंग के केसेस भी आपने देखे होंगे। तो ये क्या होता है, एक क्षणिक क्रोध होता है जिसमें क्षणिक क्रोध की विचारधारा जो बहुत ज़्यादा, फिर एक जगह हुई घटना, फिर वो रिपीट हो गई, फिर वो रिपीट हो गई, तो एक तरह से क्या हो गया, ये एक सामाजिक तथ्य बनने लगा ना, कि कई बार उसकी निरंतरता बन रही है। तो ये सारी चीज़ें जो अभी संस्थागत नहीं है, संस्थागत नहीं है, इनको संस्थागत कोई मानदंड नहीं, लेकिन जब रिपीटेशन होने लगता है, किसी चीज़ में निरंतरता आने लगती है, तो ये पता चल जाता है कि समाज की प्रकृति क्या हो रही है, सामूहिक सोच क्या हो रही है। और उन्होंने उन सामाजिक तथ्य को कहा है कि एक सतत क्रम यानी कॉन्टिनम है, बनाते हैं, और समाज के सामाजिक परिवेश को संगठित करते हैं। और साथ ही दुर्खिम ने सामान्य तथा व्याधिकीय प्रकार के सामाजिक तथ्यों में भी अंतर किया है। सामान्य कौन से होंगे और व्याधिकीय कौन से होंगे सामाजिक तथ्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट अवधारणा है। सामान्य और व्याधिकीय में अंतर जो रहता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं
कि कौन से सामाजिक तत्व सामान्य माने जाएंगे और कौन से सामाजिक तत्व व्याधिकीय माने जाएंगे। सामाजिक तत्व उस दशा में सामान्य होता है जब उद्विकास की किसी निश्चित अवस्था में किसी निश्चित प्रकार के समाज में सामान्य रूप से मिल जाता है। इससे विचलित तत्व व्याधिकीय है, यानी समाज में हर कोई एक ही काम कर रहा है, हर कोई एक ही मूल्य मानदंड को फॉलो कर रहा है, तो वो क्या है, वो सामाजिक तत्व जो है सामान्य है, वो मिक्स हो रहा है समाज में ही। परंतु कोई समाज में ऐसा है और कुछ समूह मतलब ऐसे हैं जो अलग कर रहे हैं, उस समाज के प्रचलित मूल मानदंड उससे कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, वो क्या है, व्याधिकीय हैं। जैसे कि उन्होंने एक उदाहरण दिया, अपराध को माना है कि कुछ मात्रा में होना भी आवश्यक है समाज में, अपराध का कुछ मात्रा में होना भी आवश्यक है। अपराध एक उन्होंने माना है कि एक सामान्य सामाजिक तत्व है, आटे में नमक के बराबर। जबकि अपराध की दर जब असामान्य हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा अपराध किसी समाज में बढ़ जाए, एकदम से कोई मान लीजिए हत्याएं की केसेस बढ़ जाएं और कहीं चोरी की घटनाएं ज़्यादा अति हो जाएं, मतलब एक दो केस तो चलिए ठीक है कि हाँ ऐसे अच्छे बुरे हर चीज़ की पहचान समाज में हर व्यक्ति हर मानसिकता का अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं सबकी, तो वो वहाँ तक तो अपराध थोड़ा सा सामान्य है। बट अगर वो बहुत ज़्यादा अति हो जाए तो वो एक व्याधिकीय बन जाता है समाज के लिए। और जब अपराध व्याधिकीय क्यों बनता है, जब समाज का नैतिकता का पतन हो जाता है, तब वो क्या होता है कि उस तरह से वो समाज का व्याधिकीय रूप ले लेता है। और जैसे किसी समाज में एकदम से आर्थिक संकट आ जाए और लोगों में अराजकता फैल जाए, लूटपाट मचने लगे, तो ये भी एक कारण हो सकता है व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों के उदाहरण का। नेक्स्ट अब है सामाजिक तथ्यों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं और दुर्खीम ने इसमें क्या क्या मत अपने रखे हैं। दुर्खीम के मत में एक वस्तुपरक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को दूसरे विज्ञानों के प्रारूप के अनुरूप चलना चाहिए। ऐसा करने के लिए दो बातों का होना भी आवश्यक है। पहला है, समाजशास्त्र का विषय निश्चित होना चाहिए तथा इसको सभी दूसरे विज्ञानों से अलग किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि समाजशास्त्र का विषय ऐसा होना चाहिए जिसका अवलोकन व व्याख्या उसी प्रकार से की जा सके जिस प्रकार से अन्य विज्ञानों में तथ्यों का अवलोकन व व्याख्या की जाती है। दुर्खीम की दृष्टि में समाजशास्त्र का विषय सामाजिक तथ्य है तथा इन सामाजिक तथ्यों को वस्तु की भांति समझना चाहिए। सामाजिक तथ्यों की जो विशेषताएं बताई हैं दुर्खीम में, उनके आधार है बाह्यता, बाध्यता, स्वतंत्रता, सामान्यता। दुर्खीम के अनुसार, चूँकि ये दुर्खीम के अनुसार है तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उसी के शब्दावली में आते हैं। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तत्वों का अस्तित्व व्यक्तिगत चेतना के बाहर होता है। जाहिर सी बात है, व्यक्तिगत चेतना के हम नहीं सोचते हैं कि हमें कैसा समाज में है, लेकिन हमारे ऊपर वो चीज़ जो होती है जन्म से ही, जैसे हम परिवेश में जन्म लेते हैं और वहाँ के जो सामाजिक मूल्य मानदंड पहले से प्रचलित होते हैं वो हमारे व्यक्तिगत चेतना के जबकि बाहर होते हैं, हमारी खुद की कोई सोच नहीं होती है, और वो जब मिलते हैं तो वही उनका अपना सामाजिक तत्वों का जो अस्तित्व होता है वो इसलिए बाहर होते हैं, उनका अस्तित्व व्यक्तियों के परे होता है। इसी तरह वो जैसे कि और प्रथाएं वगैरह सब कुछ, और ये बात कही मतलब बाह्यता को प्रूफ करने के लिए कि कोई भी चीज़, कोई भी नियम, कोई भी मूल मानदंड व्यक्ति के खुद की व्यक्तिगत उस पे आधारों पे नहीं निर्धारित होते हैं, उस समाज की पृष्ठभूमि के आधार पर निर्धारित होते हैं। इससे बाह्यता का निर्धारण होता है। और सामाजिक तत्वों की एक और विशेषता है कि व्यक्ति के ऊपर दबावपूर्ण कैसे होते हैं, तो कैसे अधिरोपित किए जाते हैं। मान लीजिए शिक्षा है, विश्वास है, प्रत्येक व्यक्ति से ये पहले से स्थापित है। भाषा है, पहले से स्थापित है। जब हम इस समाज में आए तो हम जिस समाज में जन्म लिए तो वहाँ एक प्रचलित भाषा थी, भाषा का आधार था, वहाँ के एक विश्वास थी। जिस धर्म में हमने जन्म लिया उस धर्म की अपनी मूल्य मानदंड आस्था का विषय था, वो हमें दिया गया। तो एक तरह से वो आरोपित किया गया दबावपूर्ण तरीके से। जब उसका आभास तब होता है सामाजिक तथ्य की बाध्यता का जब हम उससे अलग जाते हैं, उस विचारधारा से जब अलग जाते हैं तब हमारे ऊपर नियम कानून लागू किए जाते हैं उस समाज द्वारा। सामाजिक तथ्य वह है जो समाज में लगभग सामान्य रूप से घटित होता है, यानी सभी के साथ होता है। अगर हमारे ऊपर लागू होगा तो वो दूसरे व्यक्ति पर भी लागू होगा।
यानी सार्वभौमिक गुणों व व्यक्तियों के व्यक्तिगत गुणों से सीमित ना होने के अर्थ में स्वतंत्र है। ये किसी समूह द्वारा अगर सामूहिक रूप से किए गए कार्य होते हैं वो अनुभव तथा जो विश्वास होते हैं उसमें सामाजिक तथ्य जो होता है वो विशिष्ट होता है और उनका जन्म व्यक्तियों के पारस्परिक साहचर्य से होता है। सामाजिक तत्व सामाजिक समूह अथवा समाज के सामूहिक प्रकरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक तत्व सामाजिक समूह अथवा समाज के सामूहिक प्रकरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये व्यक्तिगत चेतना से उत्पन्न तथ्यों से गुणों से भिन्न होते हैं। सामाजिक तथ्यों को वर्गीकृत व श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक तत्व समाज के विज्ञान की विषय वस्तु है। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रूफ हो गया कि विषय वस्तु कैसे है, कि इसके अपने अपने जो सामाजिक तत्व होते हैं, हर समाज में अपने मूल मानदंड कानूनों के हिसाब से चलते हैं, हर व्यक्ति पर लागू होते हैं और ये कलेक्टिवनेस होते हैं, इसमें होती है सभी पर, मतलब अपना समाज में व्यक्तिगत विचारधाराओं को आप लागू नहीं कर सकते हैं। जो समाज की होगी आपको उसको लेके चलना होगा और उसको साथ में वो बाध्य होगा। और सभी पर लागू होगा तो सामान्यता पाई जाएगी और इन्हीं आधारों पर हम इनको वर्गीकृत भी कर पाते हैं। फिर आगे जो बाध्यता और बाह्यता का तत्व है सामाजिक तत्वों का, उसको विस्तृत रूप से चर्चित इसमें विस्तृत व्याख्या की गई है कि कैसे बाध्यता है, कैसे बाह्यता है। तो बाह्यता कैसे है सामाजिक तत्व, दो अर्थों में उसके लिए व्यक्त किया है दुर्खिम ने। कैसे किया है उनके डायमेंशंस में, कि पहला है प्रत्येक व्यक्ति ऐसे समाज में जन्म लेता है और चूँकि समाज की एक निरंतरता पहले से चली आ रही होती है, जिसके पहले से ही एक निश्चित संगठन व संरचना होती है। जैसे परिवार नामक संस्था पहले से, नातेदारी व्यवस्था पहले से है, मूल्य और जो भी कि हाँ हमें कौन से नैतिकता का पालन करना चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कैसे व्यवहार को करना चाहिए, कैसे समूह में विवाह करना चाहिए, तो ये सारी और किस आस्था को मानना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे लिए पहले से निर्धारित हैं। हम जब जन्म लेते हैं, समाज की सदस्यता लेते हैं, उससे पहले से बनी है, यानी निरंतरता है इसमें। तो समाज में मूल्य, आदर्श, विश्वास व व्यवहार आदि व्यक्तियों के जन्म से चूँकि पूर्व से विद्यमान होते हैं, इन्हें व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखता है, क्योंकि ये सामाजिक घटनाएं व्यक्ति से पूर्व ही हो रही होती हैं, उससे पहले के भी सदस्य उन्हीं चीज़ों का पालन कर रहे होते हैं, इसलिए ये क्या है, व्यक्ति से बाह्य है। यानी ये यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्टिविटी दिख रही है, इसलिए यहाँ पे एक वैज्ञानिक सोच दिख रही है कि ये चीज़ें पहले से विद्यमान है, यानी वही सिद्धांत हमें भी फॉलो करना है अगर हम समाज में जन्म लिए हैं, सदस्य बने हैं। तो इस तरह से वो बाह्य है, व्यक्ति से बाह्य है। दूसरा उन्होंने दिया कि सामाजिक तत्व व्यक्ति से इस अर्थ में बाह्य है कि कोई एक व्यक्ति समाज का निर्माण करने वाले संबंधों की संपूर्णता में केवल एक तत्व मात्र, एक इकाई मात्र माना है। और ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि व्यक्ति को इकाई मात्र किसने माना है, तो ये दुर्खिम नहीं माना है समाज में। वो व्यक्ति को नहीं, समाज को महत्व देते हैं, एक तत्व मात्र होता है व्यक्ति उनके लिए। क्योंकि जो भी नियम कानून है, हम अकेले एक व्यक्ति नहीं बदल सकता है, और जब कोई बदलने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर बहुत सारे नियोक्ताएं लागू की जाती हैं, बहुत सारे प्रतिबंध लागू किए जाते हैं, उसका बहिष्कार किया जाता है। समाज में जितने भी आज तक परिवर्तन लाने की जिसने शुरुआत की है, उसके ऊपर बहुत सारे शुरुआत में अवहेलना की गई है। जब हाँ वही सामूहिक कलेक्टिव सोच बनती है तभी कुछ चेंजेस आते हैं। ये संबंध किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनाए जाते, अपितु व्यक्तियों के मध्य होने वाली विभिन्न अंतःक्रियाओं द्वारा नियत होते हैं। व्यक्तियों तथा उनके द्वारा संगठित समाज के मध्य संबंध को समझने के लिए दुर्खिम ने रासायनिक तत्वों व उनसे निर्मित पदार्थों के मध्य संबंध का समानांतर उदाहरण लिया है। दुर्खिम ने क्या कहा है इस तत्वों को लेकर, रसायन विज्ञान का जो उदाहरण लिया उसमें ये कहा है कि जो तत्व संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो इस पदार्थ की जो प्रकृति होती है, इसके संपूर्ण स्वरूप की जो प्रकृति होती है, इसके जो मूल तत्व होते हैं, यानी जिससे मिलकर बने, मान लीजिए H2O है, जल है, तो इसमें हाइड्रोजन के अलग गुणधर्म थे, ऑक्सीजन के अलग थे, पर ये दोनों मिलके अगर जल है तो जल संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही प्रकृति को दर्शाएगा। तो ये इनका मानना है। उसी तरह जैसे एक जीवित कोशिका में खनिज लवण होते हैं,
परंतु हाइड्रोजन ऑक्सीजन जैसे भागों की अपेक्षा जीवन का जो गुण है वो अधिक महत्वपूर्ण है। यानी प्राण जो है हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जो प्राण है वो इन सबसे अति महत्वपूर्ण है। भागों के संचयन मात्र की अपेक्षा संपूर्णता अधिक महत्वपूर्ण है, और संपूर्णता समाज की अभिव्यक्ति इसके व्यक्तियों की अभिव्यक्तियों से भिन्न होती है। और साथ ही नित्य प्रतिदिन के जो जीवन में हम देखते हैं कि व्यक्तियों और समूह में जो अंतर होता है कि व्यक्तिगत रूप से किसी बात पर समूह के सदस्य सहमत हो सकते हैं, परंतु सामूहिक रूप से वह सहमत नहीं होते हैं। इन्हीं आधारों को दुर्खिम ने आधार बनाया और मनोविज्ञान से इसको अलग किया, क्योंकि व्यक्तिगत सोच को उससे परे वो समाज की जो सामूहिक सोच होती है उसको आधार देते हैं, और इसीलिए पृथक एक अलग विषय के रूप में उन्होंने समाजशास्त्र को विकसित करने के लिए मनोविज्ञान से पृथक किया। बाध्यता, एक दूसरा आधार जो है बाध्यता कि सामाजिक तथ्यों को इसमें कैसे परिभाषित किया है कि नैतिक दबाव जो सामाजिक तथ्य व्यक्ति पर डालते हैं, जब व्यक्ति सामाजिक तथ्यों का प्रतिरोध करने का प्रयास करता है और स्वयं को स्थापित करता है तो यह दबाव जो होते हैं उनका उपहास करते हैं, सामाजिक बहिष्कार करते हैं व कानूनी प्रतिबंध भी लगाते हैं, जबकि अधिकतर परिस्थितियों में व्यक्ति सामाजिक तथ्यों के अनुरूप ही चलते हैं। जाहिर सी बात है, जो समाज में जो भी परंपराएं चल रही होती हैं व्यक्ति उससे अलग नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो अलग गए तो उनके साथ क्या हो सकता है, वो समाज से बहिष्कृत किए जा सकते हैं। तो इसी को उन्होंने प्रूफ किया कि कैसे ये बाध्यकारी प्रभाव छोड़ते हैं सामाजिक तथ्य, और यह अनुसरण व्यवहारिक प्रतिबंधों के भय के कारण उतना नहीं जितना कि सामाजिक तथ्यों की वैधता को मानने के कारण है। यानी जो भी वैधता, जो सामाजिक तत्व प्रचलित हैं उनकी हम वैधता को स्वीकृति देते हैं, व्यवहार जो अनुसरण की व्यवहारिक प्रतिबंध उससे नहीं, जबकि उसकी जो वैधता स्थापित कर दी गई है समाज में सबके द्वारा मान के, और सबके ये चीज़ की समाज के लिए सही है, इस सोच इस विचारधारा के कारण, यानी ये चीज़ समाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन है दोनों के बीच में कि क्या सामाजिक तत्व अनुसरण व्यवहारिक प्रतिबंधों के भय के कारण होता है? नहीं। यहाँ पे दुर्खिम ने ये बात डिफ्रेंशिएट की है, ये बात ध्यान रखिएगा कि सामाजिक तथ्यों की वैधता को मानने के कारण है ये बाध्यता। अब दुर्खिम के अनुसार है तो इम्पॉर्टेंट है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक को बाध्यता तथा नियंत्रण के अर्थ में परिभाषित करना निरंकुश व्यक्तिवाद के उत्साही अंध समर्थकों के अनुचित जोखिम लेने की भांति है। यद्यपि आजकल यह सामान्य रूप से माना जाता है कि हमारे अधिकतर विचार तथा प्रवृत्तियां स्वयं हमारे द्वारा विकसित नहीं होती हैं, बल्कि बाहर से हम तक आती हैं, अतः वह हमारी भाग कैसे बन सकती हैं, सिवाय इसके कि वह स्वयं को हम पर आरोपित करें। दुर्खिम ने अपने विचारों को प्रचलित उपयोगितावादी दृष्टि, ये भी इम्पोर्टेंट है, उपयोगितावादी दृष्टिकोण का खंडन करने के लिए प्रतिपादित किया था। इस दृष्टिकोण के अनुसार समाज को संबद्ध रखा जा सकता है तथा सबसे अधिक सुख उस समय प्राप्त होगा जब प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा। दुर्खिम ने इस दृष्टिकोण को सहमति नहीं दी थी। जाहिर सी बात है, वो व्यक्ति से ऊपर समाज को रखते हैं तो इस सोच को वो स्वीकृति नहीं देंगे। शिक्षा को भी दुर्खिम ने सामाजिक तत्व माना है, क्योंकि मानव का सामाजिकरण करता है और ये पहले से प्रचलित होता है। दुर्खिम ने कहा है कि सामाजिक तत्वों को उनकी सार्वभौमिकता मात्र द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता है। कोई विचार या क्रिया इस कारण सामाजिक तत्व नहीं है क्योंकि वह सभी व्यक्तियों द्वारा दोहराई गई है। इस संबंध में समूह के विश्वासों, प्रवृत्तियों तथा व्यवहारों का संस्थागत या सामूहिक पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है दुर्खिम कि किन किन चीज़ों का, समूह के विश्वासों, प्रवृत्तियों तथा व्यवहारों का संस्थागत या सामूहिक पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है, ना कि जो सार्वभौमिकता मात्र द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता है।
इसमें संपूर्ण तरह से जो सामाजिक तथ्य के बारे में कहा गया है और विज्ञान के रूप में वैज्ञानिक सोच के आधार पर जो समाजशास्त्र का दुर्खिम ने विकास किया, उन सब की चर्चा की गई है। और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे जो भी आगे का टॉपिक है कि कैसे मेथड्स को दिया है समाजशास्त्र में उन्होंने विषय वस्तु के अध्ययन के लिए, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कोई भी सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें। और कैसा लगा वीडियो आपको भी उसके लिए भी बताएं मुझे। इसमें सी लर्निंग नाम से पेज भी है, फेसबुक पेज है हम लोगों का, तो आप उसको भी लाइक कर लें। और उस पर डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को पोस्ट किया जाता है। जीएस में वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। पेपर 1 में एनटी वालों को, एनटी एंड एचआरएफ के लिए पेपर 1 में, और बाकी और एन एग्ज़ामों में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो काफ़ी क्वेश्चंस जो रेलिवेंट होते हैं उसी को पोस्ट किया जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप उसको लाइक कर लीजिएगा पेज को। साथ ही थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। हैव अ नाइस डे।